अगर ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा लार्ज है, एबनॉर्मली लार्ज हैं, तो क्या क्या हेल्थ इम्प्लीकेशंस होते हैं? आपके पास कोई पेशेंट्स ऐसे आते होंगे ज़रूर। प्रॉब्लम्स जो आती हैं उसके साथ वो आती हैं नेक पेन, शोल्डर पेन, शोल्डर्स में ब्रा स्ट्रैप परमानेंटली क्रीज बन जाते हैं, हाइपरट्रॉफी हो जाती है, पोस्चर खराब हो जाता है और वो छुपाने की कोशिश करती है। मन चाहे कपड़े नहीं पहन पाते, लूज क्लोथिंग से अपने ब्रेस्ट को छुपाना चाहते हैं। देखिए, ब्रेस्ट की बहुत बड़ी समस्या है हमारी सोसाइटी में इस टाइम। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस शो। आई एम डॉक्टर पारुल गर्ग। लगभग 20 सालों से मैं ब्रेस्ट प्रॉब्लम्स के बारे में विमेंस हेल्थ से इन्वॉल्व रही हूँ और जुड़ी रही हूँ उनकी प्रॉब्लम्स से। तो ब्रेस्ट हेल्थ का टॉपिक ऐसा है कि हमारे देश में बहुत इमोशनल, सोशल और मेडिकल एंगल तीनों ही हैं इसमें। हमारी कंट्री में बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं लोग, या स्पेशली लड़कियां हैं या जो फीमेल्स हैं, अपनी ब्रेस्ट प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने में। तो जो फीमेल पेशेंट्स मेरे पास आती रही हैं, बहुत मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे ब्रेस्ट लम्प्स होते हैं। बट स्पेशली अगर फीमेल्स को अपनी ब्रेस्ट शेप, बॉडी शेप के बारे में प्रॉब्लम होती है तो वो बात करने से हेजिटेट करती हैं। क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ब्रेस्ट शेपिंग में या बॉडी शेप में? ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, ब्रेस्ट एसिमेट्री। एसिमेट्री मतलब एक ब्रेस्ट छोटा है दूसरा बड़ा है, जिससे फीमेल्स अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं, या ब्रेस्ट बहुत छोटे साइज के हैं। क्या लूज होता है? कॉन्फिडेंस लूज होता है फीमेल्स का, पोस्चर लूज हो जाता है अपनी वर्क प्लेस पे या अपने घर पे भी वो हेजिटेट करती हैं और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को वो ऊपर नहीं उठा पाती हैं। तो इसीलिए ये टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम आज बात करेंगे, जिससे कि लोग खुल के, या जो लड़कियां हैं, फीमेल्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, मदर्स हैं, वो खुल के अपनी बातों को डिस्कस कर सकती हैं। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आशुतोष मिश्रा, जो एक सेलिब्रिटी प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हैं। लगभग 20 से 25 सालों का उनका एक्सपीरियंस है कॉस्मेटिक सर्जरीज में। He has operated upon he has done thousands of breast surgeries over his career, and he deals with all ages, be it students, be it working professionals, mothers, or pregnant or lactating women. So I will introduce you to our guest today, Dr. Ashutosh Mishra, who is a plastic and cosmetic surgeon. Dr. Ashutosh. थैंक यू डॉक्टर पारुल। सो डॉक्टर आशुतोष, आपका क्या ओपिनियन है कि हमारे देश में जो फीमेल्स हैं वो क्यों हेजिटेट करती हैं, और क्या टैबू है हमारे सोसाइटी में ब्रेस्ट प्रॉब्लम्स को लेके? आपके पास ऐसी फीमेल पेशेंट्स बहुत आती होंगी जो हेजिटेट करती होंगी, नहीं बात कर पाती होंगी अपनी सोसाइटी में अपनी ब्रेस्ट प्रॉब्लम्स को लेके, और कैसे आप उनको समझाते हैं, कैसे टैकल करते हैं? देखिए, ब्रेस्ट की बहुत बड़ी समस्या है हमारी सोसाइटी में इस टाइम। क्या होता है, जैसे ही टीनेज से अडल्टहुड में बच्चे आते हैं तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, तो उनको इस चीज़ की एजुकेशन नहीं है कि क्या नॉर्मल है क्या नहीं है। और दो मेन परेशानियां हैं। एक मेन परेशानी यह है कि नॉर्मल उनके चेस्ट साइज से उनका ब्रेस्ट साइज बड़ा है, तो वो परेशान है उस बात से, और इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए कोई नहीं है उनके पास। वो खुद से ही करते रहते हैं, नेट पे पढ़ लिया, कुछ कर लिया, इस तरह से चलता रहता है। कोई प्रॉपर एजुकेशन नहीं है कि क्या होना चाहिए, क्या गाइडेंस होनी चाहिए। दूसरी समस्या है कि ब्रेस्ट साइज या ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है, तो उसकी वजह से भी उनको बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा होता है, मेंटल हेल्थ के इश्यूज आते हैं, और गाइडेंस एंड एजुकेशन बहुत कम है। सो आई एम श्योर, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास भी ऐसे आते हैं हर उम्र के, जिसमें लड़कियां होती हैं, ब्रेस्ट की समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, पर ना तो अपने माँ बाप से डिस्कस कर पाते हैं, फ्रेंड्स से कुछ लोग डिस्कस करते हैं, पर किसी को भी ऑथेंटिक नॉलेज तो नहीं है उस चीज़ की। तो आज हम यहाँ इसीलिए ऑथेंटिक नॉलेज के बारे में डॉक्टर आशुतोष से पूछेंगे कई सवाल, कि ब्रेस्ट शेपिंग कैसे करी जाती है, अगर ब्रेस्ट छोटे हैं तो कैसे हम एनलार्ज कर सकते हैं, और अगर ब्रेस्ट एबनॉर्मली लार्ज है या किसी को अपनी बॉडी शेप नहीं पसंद आ रही है तो हम उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं ब्रेस्ट लिफ्ट के बारे में, सैगिंग ब्रेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ब्रेस्ट रिडक्शन के बारे में। तो अगर ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा लार्ज हैं तो उनको क्या रिड्यूस किया जा सकता है? तो पहले मैं डॉक्टर आशुतोष से ये पूछना चाहूँगी कि अगर ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा लार्ज हैं, एबनॉर्मली लार्ज हैं, तो क्या क्या हेल्थ इम्प्लीकेशंस होते हैं? आपके पास कोई पेशेंट्स ऐसे आते होंगे ज़रूर जो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट में कॉस्मेटिक रीज़न के साथ साथ उनको मेडिकल इश्यूज भी होते होंगे। बिल्कुल, दो मेन एज ग्रुप हैं जहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आती है। एक तब आती है जब हम टीनेज से एडल्टहुड में आते हैं, और कई बार क्या होता है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है या कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें यंग गर्ल्स 18-20 ईयर्स, उनके ब्रेस्ट साइज जो हैं वो अपने बॉडी साइज के हिसाब से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं।
उसको हम हाइपरट्रॉफी ऑफ ब्रेस्ट, उसका एक कम नाम है, या जाइगेंटोमेस्टिया कहते हैं उसको हम। वो एक समस्या है जो किसी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकती है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी हो सकता है कि फैमिली में ऐसा है, बट उनके कुछ ज़्यादा हो गए, एग्जैक्टली नहीं पता। वो एक बहुत बड़ी समस्या है उस एज ग्रुप की। क्यों? वो जो एज ग्रुप है वो एक्टिवली स्पोर्ट्स खेल रहा है, उसकी ड्रेसिंग अलग है, वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना चाहते हैं बच्चे, ये सब उनकी प्रॉब्लम होती है कि वो ये नहीं कर पाते हैं। और जब वो नहीं कर पाते हैं तो उनके ऊपर वो मेंटल हेल्थ का ट्रॉमा शुरू हो जाता है और वो परेशान होने लगते हैं। प्रॉब्लम्स जो आती हैं उसके साथ वो आती हैं नेक पेन, शोल्डर पेन, शोल्डर्स में ब्रा स्ट्रैप परमानेंटली क्रीज बन जाते हैं, हाइपरट्रॉफी हो जाती है, पॉस्चर खराब हो जाता है और वो छुपाने की कोशिश करती है, मन चाहे कपड़े नहीं पहन पाते, लूज क्लोथिंग से अपने ब्रेस्ट को छुपाना चाहते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है। करेक्ट। सेकेंड एज ग्रुप जो आता है वो आता है नॉर्मली पोस्ट प्रेगनेंसी एंड पोस्ट लैक्टेशन। पोस्ट प्रेगनेंसी पोस्ट लैक्टेशन क्या होता है कि हमारी बॉडी नेचर के हिसाब से चेंज होती है और ब्रेस्ट साइज में इंक्रीज आता है। और नॉर्मली क्या होता है कि जब बच्चा दूध पी रहा होता है तो वो जो हार्मोन चेंज होते हैं जिसकी वजह से ब्रेस्ट फीडिंग हम करा पाते हैं, उसमें ब्रेस्ट बड़े हो जाते हैं। अब ब्रेस्ट फीडिंग खत्म हो गई लेकिन ब्रेस्ट साइज वापस नहीं गया, yes. वो बड़ा रह गया। तो वो भी एक बड़ा एज ग्रुप है जिसकी बहुत बड़ी समस्या है ये। तो दिस इज, ये दो ग्रुप हैं जिनको हमें सबसे ज़्यादा डील करना पड़ता है रिडक्शन के लिए। तो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट के बारे में आई जस्ट रिमेंबर, आई हैड अ नेबर, मेरे साथ में ही घर में रहती थी और उनकी एक डॉटर थी 25 years old एंड शी हैड वेरी लार्ज ब्रेस्ट एंड आई रिमेंबर बॉयज बुलिंग हर एट स्कूल एंड वो घर आके रोती थी एंड कई बार वो स्कूल जाने से भी घबराती थी। हो सकता है जो हमारे ऑडियंस हैं उनमें से बहुत सारी फीमेल्स हैं जो कम उम्र की हैं और वो सुन रही होंगी और अपने आप को रिलेट कर पा रही होंगी कि कैसे वो सोसाइटी के प्रेशर में आ जाती हैं। अगर ब्रेस्ट लार्ज हैं तो कैसे उनको स्कूल में भी या कॉलेज में उनको बुली करते होंगे लोग। तो क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं ब्रेस्ट रिडक्शन के हमारे पास, अगर कोई फीमेल आपसे बात करना चाहे इस बारे में कि क्या हम मेथड अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल। सो ब्रेस्ट रिडक्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सर्जरी है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और बहुत सेटिस्फाइंग सर्जरी है। तो इसको मैं कॉस्मेटिक सर्जरी में रखता ही नहीं हूँ। दिस इज़ मोर ऑफ ए फंक्शनल सर्जरी। ये क्या कर रही है, ये आपकी परेशानियां दूर कर रही है। कॉस्मेटिक तो एक अलग एंगल हो गया, बट ये आपकी परेशानियां दूर कर रही है। ब्रेस्ट के साइज के हिसाब से वी कैन चूज कि क्या सर्जरी यूज होगी। अगर बहुत ही मॉडरेट इंक्रीज है तो ऑलमोस्ट मिनिमल इन्वेजिव तरीके होते हैं उसे करने के, जैसे लाइपोसक्शन है, एडवांस टेक्निक्स ऑफ लाइपोसक्शन है, उससे भी कम हो सकता है। उसमें कोई निशान नहीं आता, कोई कट नहीं आता, वो कम आता है। लेकिन अगर वेरी लार्ज ब्रेस्ट हैं तो उसमें हमें सर्जिकल ऑप्शंस को ऑप्ट करना पड़ता है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट सर्जिकल ऑप्शंस हैं जो कि आपके डॉक्टर ही, ट्रीटिंग डॉक्टर ही आपको बता पाएगा आपके ब्रेस्ट के साइज, शेप, निपल की पोजीशन कहाँ पे है, खाली बड़े हुए हैं या साथ में सैगिंग भी आ गई है। ये बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जिस पे हम चूज करते हैं कि हम कौन सी सर्जरी उसमें करेंगे। तो हम जो हमारे ऑडियंस हैं उसमें जो भी हमारी फीमेल श्रोता हैं वो जो सुन रहे हैं, तो उनको कैसे पता लगेगा कि हमारा वो परेशान तो हैं ब्रेस्ट एनलार्जमेंट से, तो कैसे हम साइज जज करते हैं? आपके पास जब फीमेल पेशेंट्स आते हैं तो आप कैसे उनको गाइड करते हैं कि व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द ब्रेस्ट, एंड ये कैसे वो डिसाइड कर पाएं? क्योंकि एज पेशेंट्स तो वो कंफ्यूज ही होते हैं हमेशा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए कुछ नॉर्म्स हैं, अब दो तरह के नॉर्म्स होते हैं, एक कॉस्मेटिक नॉर्म्स, एक फंक्शनल नॉर्म्स। फंक्शनल नॉर्म्स जो हैं उसमें क्या है कि आप खुद परेशान हैं इसलिए आपको वो लग रहा है, आपके कमर में दर्द हो रहा है, शोल्डर पेन है, नेक पेन है, यानी फंक्शनल नॉर्म्स हैं। ये आपको हो रहा है, बड़े ब्रेस्ट हैं तो कंसल्ट डॉक्टर। कॉस्मेटिक नॉर्म्स की कोई एज सच वैल्यूज़ नहीं होती, फिर भी हम एक मान के चलते हैं। CDE कप साइज़ की ब्रेजरी अगर आप पहन रहे हैं तो हम उसको नॉर्मल मानते हैं, उससे बड़ा अगर पहन रहे हैं तो उससे परेशानियां हो सकती हैं। अगर आपको उसकी वजह से परेशानी हो रही है देन यू कैन कंसीडर इट। तो अगर बहुत एनलार्ज ब्रेस्ट हैं और छोटे कराना चाहते हैं या रिड्यूस कराना चाहते हैं ब्रेस्ट साइज फीमेल्स, तो उसमें जो सर्जिकल ऑप्शंस हैं उसमें स्कार को लेके बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहती है पेशेंट्स में, और स्पेशली जो अनमैरिड गर्ल्स हैं, यंग गर्ल्स हैं, दे डोंट वांट एनी स्कार ऑन देयर बॉडी। तो उसमें स्कार पे आपका क्या कमेंट है कि आप किस तरह से हम स्कार कम कर सकते हैं, या स्कार आता ही आता है, उसकी जो फियर है स्कार की और आगे आने वाली उनकी मैरिड लाइफ में उसका क्या इफेक्ट हो सकता है, वो उस पर आप थोड़ा लाइट डाल सकते हैं? बिल्कुल। सो दो मेजर एंग्जाइटीज़ हैं।
पहली स्कार जो आपने बोला, और दूसरी एंजाइटी होती है कि फ्यूचर में क्या हम अपने बच्चे को दूध पिला पाएंगे, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग की। पर दो मेन एंजाइटी है उनकी। स्कार जो होता है इसमें डिफरेंट ब्रेस्ट साइज के हिसाब से डिफरेंट स्कार आता है। स्कार बहुत ही हिडन होता है, बिल्कुल पता नहीं चलता, गायब नहीं होता। लेकिन कैसे आते हैं स्कार? अराउंड द निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स, वो दो स्किन कलर चेंज में ब्लेंड कर जाता है, तो पता ही नहीं चलता कहाँ है वो स्कार। दूसरा स्ट्रेट लाइन नीचे, तो जब आप खड़े हैं तो वो स्कार पता नहीं चलता कि कहाँ है, क्योंकि इट इज इन द इनसाइड क्रीज। अब क्या है, जब मैं स्कार की बात करता हूँ किसी से भी ब्रेस्ट के, तो कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए, कॉन्सेप्ट स्कार आना ही नहीं चाहिए मन में। कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि ये सर्जरी हम क्यों करा रहे हैं। जितनी भी ये सर्जरी हैं, इट इज आइदर फंक्शनल, कि हमारा पोस्चर ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, और टू लुक गुड इन द क्लोथ्स वी वांट टू वेयर। जो मैं ड्रेस पहनना चाहते हैं, मान लो स्पोर्ट खेलना चाहते हैं, तो उसमें अच्छे लगें। मिनिमम आप कोई भी ड्रेस पहनोगे तो स्विमवेयर होगा, टू पीस बिकनी होगी, उसमें भी वो स्कार दिखाई नहीं पड़ना है। एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो स्कार धीमे धीमे फेड हो जाता है इतना कि एकदम से पता भी नहीं चलता। आपको पता है इसलिए आप रोज देखेंगे उसको, बट वैसे पता नहीं चलता। दूसरी एंजाइटी ब्रेस्ट फीडिंग, कि क्या हम ब्रेस्ट फीडिंग करा पाएंगे पोस्ट सर्जरी? हाँ, हम लोग ब्रेस्ट का साइज रिड्यूस करते हैं, लेकिन जो हमारे निपल डक्ट्स हैं, जो मिल्क डक्ट्स हैं, उनको हम कट नहीं करते। तो अ पार्ट ऑफ ब्रेस्ट जो है वो मिल्क प्रोडक्शन करता है, तो इस सर्जरी के बाद भी आप ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं। आई थिंक यू आर करेक्ट डॉक्टर आशुतोष, बिकॉज आई बीइंग अ रेडियोलॉजिस्ट, मैं भी देखती हूँ बहुत जो पेशेंट्स ब्रेस्ट रिडक्शन करा के आते हैं और हम उनका अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो देयर इज नो चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड एनाटॉमी ऑफ द ब्रेस्ट। जो ग्लैंड का पोर्शन है वो वैसे ही दिखता है, जो फैट का पोर्शन है वो कम हो जाता है। तो इसलिए ब्रेस्ट रिडक्शन कराने से फंक्शनल प्रॉब्लम्स लाइक ब्रेस्ट फीडिंग नहीं आएंगी, और जो स्कार आएगा वो भी धीरे धीरे फेड हो जाएगा, जैसा डॉक्टर आशुतोष ने बताया। एंड आई बिलीव कि कॉन्फिडेंस जो आता है ना, आई हैव ऑल्सो इंटरेक्टेड विद फीमेल पेशेंट्स हु आर यंग, जिनके ब्रेस्ट पहले बहुत लार्ज थे, बट नाउ दे हैव अंडरगॉन ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी विद डॉक्टर आशुतोष, एंड सी द कॉन्फिडेंस दे हैव डेवलप्ड आफ्टर गेटिंग दैट ब्रेस्ट रिडक्शन, एंड नाउ दे आर एबल टू वेयर देयर desired dresses, western dresses. They are able to go to different parties, society gatherings without any fear. They don't feel anxious about their large breasts, and they are not being bullied also. So if you are having large breasts, you should choose the option of breast reduction. You should discuss about it with an expert, and I believe if you are in Delhi, Dr. Ashutosh would be the best doctor to guide you. आप अपनी प्रॉब्लम्स बिना हेजिटेशन के डिस्कस कर सकते हैं। जैसा कि मैं डॉक्टर आशुतोष को जानती हूँ, वो अपने पेशेंट से बहुत कूल रहते हैं, और कोई भी फीमेल पेशेंट उनके सामने हेजिटेट नहीं कर सकती बात करने में, इतना वो प्रोफेशनल हैं। डॉक्टर आशुतोष, हमारे सामने एक क्वेश्चन और है कि जैसे हमारे इंस्टाग्राम एड्स हैं या अवेयरनेस कैंपेन्स हैं जिसमें हम लोगों को एजुकेट करते हैं ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरीज के बारे में, तो मोस्टली लोगों का सवाल यही रहता है कि क्या कोई ऐसा नॉन सर्जिकल मेथड है, जैसे ऑयल एप्लीकेशन है या मेडिसिन हैं या कोई इंजेक्टेबल्स हैं जिससे हम ब्रेस्ट साइज रिड्यूस कर सकते हो? तो ये एक क्वेरी है जो हर पेशेंट सबसे पहले पूछता है, क्या बिना सर्जरी के कुछ हो सकता है? अनफॉर्चुनेटली इसका आंसर है नो। तो कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है, कोई ऐसा तेल नहीं है, कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है जो कि इसको कम कर सके। बट ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि सर्जरी से हर कोई डरता है, ऑफ कोर्स, है ना। और इस चक्कर में कई मिथ्स चलती रहती हैं और लोग उनके चक्करों में पड़ जाते हैं। तो उसको मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि उन चक्करों में ना पड़े। कोई ऑयल नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है ऐसी जो ब्रेस्ट रिडक्शन कर सके। और जैसा कि आपने अभी बताया था कि लाइपोसक्शन एक बहुत मिनिमली इन्वेजिव मेथड है जिससे हम टू सम साइज वी कैन रिड्यूस द ब्रेस्ट। वेरी लार्ज ब्रेस्ट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड ऑफ कोर्स बाय लाइपोसक्शन। तो क्या लाइपोसक्शन में भी स्कार आता है? अगर जैसे किसी के मीडियम एनलार्जमेंट किसी को फील हो रहा है, तो लाइपोसक्शन में कितना स्कार आता है? अब देखिए, लाइपोसक्शन इज अ वंडरफुल टेक्निक जिससे हम ब्रेस्ट रिडक्शन कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। पेशेंट सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब पेशेंट सिलेक्शन माने क्या हुआ? यंग फीमेल्स जो होती हैं उनका फैटी टिश्यू और ग्लैंडुलर टिश्यू दोनों ही बहुत ज़्यादा होता है अगर साइज इंक्रीज है ब्रेस्ट का। लाइपोसक्शन उनमें उतना ज़्यादा काम नहीं कर पाता, क्योंकि फैट कंपोनेंट कम कर सकता है लेकिन ग्लैंडुलर कंपोनेंट वो कम नहीं कर सकता, इसलिए उनके लिए सर्जरी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अब मैंने एक सेकंड कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स बोला था, वो पेशेंट्स
जो पोस्ट लैक्टेशन बड़े हो जाते हैं ब्रेस्ट, तो क्या होता है, एज वी एज हमारा ग्लैंडुलर कंपोनेंट कम हो जाता है और फैटी कंपोनेंट बढ़ने लगता है। उन पेशेंट्स के लिए लाइपोसक्शन बहुत ही अच्छी टेक्निक है। फैटी कंपोनेंट काफ़ी रिड्यूस हो जाता है, ब्रेस्ट का साइज काफ़ी कम हो जाता है, और लाइपोसक्शन जो है मिनिमली इन्वेसिव है। 2-3 मिलीमीटर के छेद करने हैं हमें ब्रेस्ट क्रीज में, जो कि आपको दोबारा कभी दिखेंगे भी नहीं। अब लेकिन उसका डाउन साइड, लाइपोसक्शन क्या होता है, जब भी हमारे ब्रेस्ट बड़े होते हैं पोस्ट प्रेगनेंसी और उसके बाद थोड़े कम होते हैं, तो उसमें ना खाली रिडक्शन नहीं, उनको लिफ्ट की भी ज़रूरत होती है। द वर्ड हम यूज़ करते हैं टोसिस। ब्रेस्ट टोसिस माने ब्रेस्ट जो है वो नीचे उतर गए हैं, सैग कर गए हैं, ब्रेस्ट में सैगिंग हो गई है। लाइपोसक्शन उस चीज़ को एड्रेस नहीं कर पाता। तो ये लाइपोसक्शन की में इसीलिए पेशेंट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को रिडक्शन के साथ साथ ब्रेस्ट लिफ्ट भी चाहिए तो लाइपोसक्शन इज नॉट अ गुड वे टू डू इट, उसके लिए सर्जरी ही बेटर है। अब अगर ब्रेस्ट सिर्फ बड़ा है, फैटी कंपोनेंट ज़्यादा है लेकिन सैगिंग नहीं है, देन लाइपोसक्शन इज अ वंडरफुल टेक्निक टू डू इट। और हम लोग जो लाइपोसक्शन करते हैं वी यूज़ वेजर टेक्नोलॉजी, जिसको कि एक एनर्जी बेस्ड डिवाइस कहते हैं, अल्ट्रासोनिक बेस्ड डिवाइस है। उससे स्किन कॉन्ट्रैक्शन भी बहुत अच्छा आता है, तो वो थोड़ी बहुत लिफ्ट भी कर देता है। तो इट इज़ अ वंडरफुल टेक्निक, बट किस पेशेंट में उसको इस्तेमाल करना है ये आपके डॉक्टर ही बताएंगे, तभी आपको उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी प्रॉब्लम हो पहले तो हम डिस्कस करें एक एक्सपर्ट से। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके ब्रेस्ट में साइज में एसिमेट्री से आप खुश नहीं हैं, बॉडी शेपिंग चाहते हैं, तो डिस्कशन करिए, ऑप्शंस निकलेंगे बहुत सारे। तो अभी इसी बात को कंटिन्यू करते हुए ब्रेस्ट लिफ्ट के बारे में, तो जैसे सैगिंग है और ब्रेस्ट रिडक्शन के लिए पेशेंट आई है, उनको कई बार नहीं पता होता कि भाई मुझे मैस्टोपेक्सी मीन्स ब्रेस्ट लिफ्ट, कि हमें ब्रेस्ट लिफ्ट की ज़रूरत भी है। तो क्या दोनों में डिफरेंस आता है ऑपरेटिव स्टेप्स में, कि हम ब्रेस्ट रिडक्शन भी कर रहे हैं और साथ में ब्रेस्ट लिफ्ट भी कर रहे हैं? देखिए, ब्रेस्ट सैगिंग के कुछ क्राइटेरियाज हैं, उसमें ग्रेडिंग होती है 1, 2, 3, कि हमारा निपल और एरियोला का ब्रेस्ट में पोजीशन क्या है। एक नॉर्मल है कहाँ पर होना चाहिए, उसका जब सैगिंग होती है तो वो नीचे नीचे जाने लगते हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा कि आप खड़े हुए हैं, ब्रेस्ट ज़्यादा बड़े हैं, तो निपल आर पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, है ना, वो सीधे की जगह नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब वो ग्रेड 3 में पहुंच गए हैं सैगिंग में। तो जब भी हम रिडक्शन करते हैं साथ में हम लिफ्ट करते ही करते हैं, अगर उनको ज़रूरत है, वो तभी कॉस्मेटिकली अच्छा लगेगा। तो इट इज़ मोर और लेस अ कंबाइंड प्रोसीजर। तो रिडक्शन और लिफ्ट हमें साथ साथ करनी पड़ती है। क्या ऐसी भी सिचुएशंस हैं जिसमें हमें खाली ब्रेस्ट लिफ्ट की ज़रूरत हो और मान लो साइज अप्रोप्रिएट हो? हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसी सिचुएशंस आती हैं ज़्यादातर पोस्ट प्रेगनेंसी, पोस्ट लैक्टेशन, थोड़ा सा प्लस 35-40 ईयर्स फीमेल्स हैं। अब उनमें क्या है कि ब्रेस्ट में सैगिंग ज़्यादा हो गई है, ऊपर का वॉल्यूम लॉस हो जाता है, उसको हम कहते हैं अपर पोल। अपर पोल में लॉस हो गया है, सारा ब्रेस्ट नीचे सैग कर गया है। उनको अपनी वॉल्यूम नहीं कम करानी, उनको अपना लिफ्ट चाहिए खाली। तो उसमें इस लिफ्ट में भी फिर अब कई क्राइटेरिया हो गए। क्राइटेरिया 3 हो गए। एक कि हमें लिफ्ट के साथ साथ साइज बड़ा कराना है, कभी कभी ब्रेस्ट डिफ्लेट कर जाते हैं। एक हो गया कि हमें सिर्फ लिफ्ट करानी है बट हमें ब्रेस्ट का वॉल्यूम वही चाहिए जो हमारा था। तीसरा हो गया कि भैया हमें वॉल्यूम भी रिडक्शन कराना है और लिफ्ट भी करानी है। तो मैस्टोपेक्सी जो वर्ड है, इसमें 3 तरह के ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं। नाउ पेशेंट हैज टू चूज कि किस हिसाब से उसे करना है, उस हिसाब से हम उनको गाइड करते हैं कि उनको क्या चाहिए। सो एज आई अंडरस्टैंड दैट मीन्स कि अगर हम ब्रेस्ट लिफ्ट, कोई फीमेल्स आपके पास अप्रोच करें कि ब्रेस्ट लिफ्ट वो कराना चाहती हैं, सैगिंग महसूस हो रही है उनको, तो इट कैन बी एसोसिएटेड विद ब्रेस्ट रिडक्शन, एट द सेम टाइम ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, और इट कैन बी विद द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ द ब्रेस्ट जो आपका ऑलरेडी है, आप उससे खुश हैं और सिर्फ आप ब्रेस्ट लिफ्ट कराना चाहते हैं। तो एक और क्वेश्चन है डॉक्टर आशुतोष मेरे पास, क्योंकि बहुत सारे फीमेल पेशेंट्स मेरे पास आती हैं डिफरेंट में भी जस्ट स्क्रीनिंग के लिए या अपनी ब्रेस्ट हेल्थ को दिखाने के लिए। तो उसमें से कुछ यंग फीमेल्स, आई वुड से अराउंड 18 to 25 ईयर्स आती हैं जो ब्रेस्ट एसिमेट्रिकल होती है उनकी। एसिमेट्रिकल मीन्स एक तरफ ब्रेस्ट साइज छोटा है, दूसरी तरफ थोड़ा उससे बड़ा है, मे बी यू कैन से 1.5 टाइम्स, एंड वो थोड़ा सैग्ड भी है। तो ऐसा क्या इज दिस डेवलपमेंटल और इज दिस बिकॉज दे हैव नॉट टेकन केयर कि वो कोई जो सपोर्ट ब्रेजरी पहन रहे हैं वो ठीक नहीं है,
और इसका क्या हम इलाज कर सकते हैं, क्योंकि वो अक्सर नॉन कॉन्फिडेंट हो जाते हैं एंड दीज यंग गर्ल्स आर क्वाइट वरीड, उनको बहुत चिंता होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेटर ऑन मेरे साथ क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा आफ्टर आई गेट मैरिड। सो इसको आप प्लीज एड्रेस कीजिए। देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, और मतलब समस्या इज रॉन्ग वर्ड। पेशेंट्स मेरे पास आते हैं तो मैं उनको यही बताता हूँ कि दोनों ब्रेस्ट जो हैं दे आर लाइक सिस्टर्स, एक से नहीं होते, दोनों अलग अलग होते हैं। 10 to 20% वॉल्यूम का डिफरेंस हर ब्रेस्ट में होता है, वो पता नहीं चलता हमें। अगर इससे ज़्यादा डिफरेंस आता है वॉल्यूम का, 20% से ऊपर वॉल्यूम का डिफरेंस आ रहा है, तो वो दिखने लगता है, पता लगने लगता है, आप महसूस करने लगते हैं। और बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है तो उनको हम करेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरी सिंपल टेक्निक्स लाइपोसक्शन, जिसमें ज़्यादा लग रहा है या कम में आपको बढ़ाना है या बड़े से कम करना है, बड़े से कम करना है लाइपोसक्शन कर दिया, अगर छोटे वाला है उसको थोड़ा सा बड़ा करना है तो उसमें फैट ग्राफ्टिंग कर दी, ठीक है, वो बराबर हो गया। अब एक चीज़ आती है जो कि एक मेजर डिफरेंस आ रहा है कि परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम जो है, डिफरेंस जो है वो 40-50% आ रहा है, 60% आ रहा है। तो ये ऑब्वियस प्रॉब्लम है, और ये इसको हम फिर पैथोलॉजिकल कहते हैं, नेचुरल नहीं है। किसी वजह से किसी एक ब्रेस्ट का डेवलपमेंट कम हो गया, बहुत सारे कारण हैं। प्यूबर्टी में जब ग्रोथ होती है उसके दौरान होता है, कई बार ब्रेस्ट बड डैमेज हो जाती है, पुरानी कोई सर्जरी हुई होती है, उसकी वजह से हो जाता है। वो एक पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसको फिर हमें एड्रेस करना पड़ता है। उसको एड्रेस करने के लिए भी यही है कि जो ब्रेस्ट अंडर डेवलप्ड रह गया है उसको हमें दूसरे ब्रेस्ट से मैच कराना है, और दूसरा ब्रेस्ट अगर ओवर डेवलप्ड है तो हमें उसे कम करना है, इसको बढ़ाना है। वो अगर नॉर्मल है तो हमें सिर्फ इसको बढ़ाना है। तो बेसिकली वी हैव टू मैच द साइज एंड दिस विल बी पॉसिबल ओनली इफ यू कंसल्ट एन अप्रोप्रिएट डॉक्टर फॉर योर प्रॉब्लम, जिससे कि आपको ये गाइडेंस मिलेगी कि आपको किस तरह की सर्जरी की ज़रूरत है, या आपके केस में नॉन सर्जिकल ऑप्शन भी हम कर सकते हैं या नहीं। तो ये बात करने से ही आपको पता लगेगा। एक चीज़ जो मेरे माइंड में आ रही है कि लोगों में अक्सर ये एक फियर रहता है कि क्या ये रिजल्ट, क्योंकि जो नेचुरल चीज़ दी है भगवान ने वो तो नेचुरल दी है, बट क्या जब ये सर्जिकली हम इसको शेप करते हैं तो रिजल्ट्स कितने नेचुरल दिखते हैं ब्रेस्ट रिडक्शन के बाद, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ब्रेस्ट रिडक्शन के बाद? तो ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी जो है, सबसे पहले तो बहुत ही सेटिस्फाइंग सर्जरी है। मतलब जितनी भी सर्जरीज मैं करता हूँ, सबसे ज़्यादा पेशेंट सेटिस्फैक्शन जो है वो इन सर्जरीज में आता है। वो बहुत थैंकफुल होते हैं। शेप बहुत ही नेचुरल आती है। इनफैक्ट पहले वो शेप नेचुरल नहीं लगती उनको, सर्जरी के बाद जब ब्रेस्ट लिफ्ट भी हो जाता है, साइज भी कम हो जाता है, तो वो उनको शेप ज़्यादा नेचुरल लगती है। तो इट्स ऑलवेज, मतलब पेशेंट्स आर ऑलवेज हैप्पी अबाउट ब्रेस्ट रिडक्शन प्रोसीजर्स। ओके एंड हमने बात कर ली कि अब ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरीज में क्या स्कार आता है, क्या सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स हैं, बट व्हाट इज़ द डाउन टाइम? जब पेशेंट सर्जरी के लिए आ जाता है उसके बाद उसकी रिकवरी पीरियड क्या है? जैसे कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, उसको कितनी ऑफिस से लीव लेनी पड़ेगी, या क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं लेटर ऑन उसको, जैसे कमिंग वीक में सर्जरी के बाद? लेट्स स्टार्ट विद प्री ऑपरेटिव थिंग्स। कोई भी पेशेंट हमारे पास कंसल्ट करने आता है ब्रेस्ट का, तो उसमें कुछ ब्रेस्ट के इमेजिंग होती है, जैसे हम अल्ट्रासाउंड या तो बोलते हैं अगर वेरी यंग पेशेंट है, अदरवाइज मेमोग्राफी, एक बेसलाइन हम लेके रख लेते हैं पेशेंट का। कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जो कि किसी भी सर्जरी से पहले कराने होते हैं, सेम थिंग। अब मान लीजिए आज आपकी सर्जरी हो गई, इट्स जस्ट डे केयर प्रोसीजर। आप सुबह आइए, सर्जरी कराइए, शाम को अपने घर जाइए। व्हेन यू गो बैक होम, आपके 2 ड्रेन्स होते हैं, जरूरी नहीं है बट मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पेशेंट्स में 2 ड्रेन्स होते हैं, पॉकेट ड्रेन्स होते हैं, छोटे छोटे, जेब में डाल के चले जाइए, किसी को पता भी नहीं चलता। ड्रेन्स मींस पाइप टाइप ऑफ? बिल्कुल बिल्कुल, एक पाइप और एक छोटा सा है, उसमें एक रिजर्वायर होता है। वो ड्रेन्स जो हैं वो 3 से 5 दिन के बीच में निकलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना उसमें कलेक्शन आ रहा है। 5 दिन तक, वही 3 से 5 दिन तक आपके कंप्रेशन ड्रेसिंग रहती है। देयर इज नो बेड रेस्ट इन्वॉल्व। आप अगले दिन से आप घर में चल फिर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं पेशेंट्स को बताता हूं कि भाई अपने लिए 4 से 5 दिन निकाल के रखें जिसमें उनके ऊपर कोई भी वर्क प्रेशर ना हो। नो बेड रेस्ट, लेकिन ऐसा भी ना हो कि आपको घर के काम करने पड़ रहे हैं, बच्चों को गोद में उठा के घूमना पड़ रहा है। उसके लिए आपके पास एक हेल्प या कोई रिलेटिव जो आपकी हेल्प कर सके। 5 दिन के बाद ये ड्रेन वेन सब निकल जाते हैं और आपको एक प्रेशर गारमेंट पहनना है। आप उसके बाद अपना धीमे धीमे नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। कंप्लीटली नॉर्मल एक्टिविटी आने में एटलीस्ट 20 डेज का समय लग जाता है।
लेकिन 5 दिन के बाद यू कैन गो टू योर ऑफिस, यू कैन डू योर रूटीन वर्क। क्या नहीं कर सकते? हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकते, जिमिंग नहीं कर सकते फॉर नेक्स्ट 10 to 15 days, दैट्स इट। Okay, so exercise and gymming should be avoided for about 2 weeks. यस। तो डॉक्टर आशुतोष, आई थिंक ब्रेस्ट रिडक्शन के बारे में हमें काफ़ी जानकारी मिल गई एंड मैं अपने ऑडियंस में जो फीमेल्स हैं जो हमको सुन रही हैं या उनसे रिलेटेड भी जो भी मेल्स भी हमको सुन रहे हैं, वो इस बारे में ध्यान रखें कि जब भी कोई ऐसी ब्रेस्ट प्रॉब्लम है तो अपने घर में तो डिस्कस करें ही, साथ में आप इंटरनेट भी सर्च करते रहते हैं, बट साथ में आप ये भी सोचें कि हम एक एक्सपर्ट डॉक्टर की एडवाइस लें। डॉक्टर आशुतोष मिश्रा से आप मिल सकते हैं अगर आप दिल्ली में बेस्ड हैं, नहीं तो जो नंबर आपको प्रोवाइड किया गया है इस शो के एंड में या बहुत सारे इंस्टाग्राम चैनल्स पे, तो आप उनसे कंसल्ट फिक्स कर सकते हैं, स्केड्यूल कर सकते हैं और वीडियो ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं।